बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 5 में खुशामदीद। आज हम पढ़ेंगे इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच टू द स्टडी ऑफ बायोलॉजी, या हमारा आज का मेन टॉपिक ये है कि लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड्स ऑफ स्टडी। कि जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी का दूसरी फील्ड्स के साथ या दूसरी साइंसेस के साथ क्या ताल्लुक है। देखें, कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में खुद कफील नहीं है। हर सब्जेक्ट को समझने के लिए किसी दूसरे सब्जेक्ट का सहारा लेना पड़ता है। तो जब एक सब्जेक्ट को या एक साइंस को किसी भी दूसरी साइंस के साथ मिलाएं तो उसको नाम देते हैं फिर इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी, इसका दूसरी साइंसेस के साथ या दूसरे फील्ड्स ऑफ स्टडी के साथ क्या ताल्लुक है। तो इसमें सबसे पहले हमारे बुक में लिखा हुआ है बायोफिजिक्स। इस बायोफिजिक्स के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि बायोलॉजी का फिजिक्स के साथ क्या ताल्लुक है। देखें, बायो में हम पढ़ते हैं लाइफ के बारे में और फिजिक्स में हम पढ़ते हैं मैटर एंड एनर्जी के बारे में। तो अब इसमें हम ये देखेंगे कि बायोलॉजी के अंदर होने वाले ऐसे काम जिनको हम समझ सकते हैं फिजिक्स के प्रिंसिपल्स इस्तेमाल करके। बायोलॉजी के अंदर होने वाले ऐसे काम, लाइफ में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होने वाले ऐसे काम या ऐसे प्रॉब्लम्स जिनको फिजिक्स के बगैर समझना नामुमकिन है। जब ऐसे कामों के बारे में हम पढ़ते हैं तो वहां पर बायोलॉजी और फिजिक्स एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और उनके मिलने से एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस बायोफिजिक्स वजूद में आती है। मिसाल के तौर पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स के अंदर जब हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, देखें फोटोसिंथेसिस के अंदर जो सबसे पहला वर्ड है फोटो कहते हैं लाइट को, फोटो कहते हैं लाइट को। एंड लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी को पढ़ा जाता है या समझा जाता है फिजिक्स के अंदर। देखें, फोटोसिंथेसिस के अंदर सबसे जरूरी चीज लाइट है और लाइट को समझने के लिए फिजिक्स को बायो के साथ मिलाना लाजमी है। और चूंकि ये प्रोसेस होता है जानदार ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इसलिए फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए बायो और फिजिक्स का एक दूसरे के साथ मिलना जरूरी है। देखें, जब सूरज से लाइट की रेज आती है तो उन रेज में एक वाइट लाइट के अंदर 7 किस्म के कलर्स होते हैं। उन कलर्स में हर कलर की अपनी एक मुख्तलिफ वेवलेंथ होती है। तो उन वेवलेंथ को समझने के लिए और एक फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए किस वेवलेंथ के कलर का या किस वेवलेंथ की लाइट का एब्जॉर्ब होना जरूरी है, इन सारी चीजों को पढ़ने के लिए बायोफिजिक्स में बायोलॉजी और फिजिक्स को आपस में मिलाना लाजमी है। या इसके अलावा अगर हम फिजियोलॉजी में देखें तो फिजियोलॉजी भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है और इसमें हम पढ़ते हैं मुख्तलिफ ऑर्गन्स के फंक्शंस के बारे में। मिसाल के तौर पर अभी हम पढ़ रहे हैं कि एक इंसान का आर्म जो है, आर्म बाजू कौन सा काम करता है। तो बाजू के काम को सही तरीके से समझने के लिए हमें सिंपल मशीन्स में जाकर लीवर के बारे में समझना लाजमी है। अब सिंपल मशीन का ताल्लुक फिजिक्स से है और बिल्कुल उसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर या ह्यूमंस के अंदर उनके आर्म्स काम करते हैं। तो आर्म्स बायोलॉजी एंड लिवर इज फिजिक्स। तो एक बाजू के काम को समझने के लिए फिजिक्स के अंदर लिवर को समझना लाजमी होता है। तो फिजियोलॉजी में भी बायोलॉजी और फिजिक्स ये दोनों आपस में मिलते हैं। इसके अलावा न्यूरो साइंसेस में, मतलब ऐसी साइंसेस जिनका ताल्लुक दिमाग के साथ होता है, उन साइंसेस में भी बायोलॉजी और फिजिक्स एक दूसरे के साथ मिलती है। क्योंकि न्यूरो दिमाग है और दिमाग के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के रेस का असर होता है या दिमाग के एक्सरे वगैरह करते हैं। तो अब दिमाग बायो में है, दिमाग के एक्सरे करना या दिमाग के ऊपर मुख्तलिफ रेस के असर को पढ़ना ये फिजिक्स है। तो यहाँ पर भी बायो और फिजिक्स एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं। और इसके अलावा बायो एनर्जेटिक्स का ताल्लुक भी बायोलॉजी के साथ है। लेकिन जब हम बायो एनर्जेटिक्स के अंदर जाकर फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, जो एग्जाम्पल हम पहले दे चुके हैं, तो यहाँ पर बायोलॉजी और फिजिक्स एक दूसरे के साथ मिल जाएगी। तो ये हमारे पास था पहला लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद फिजिक्स और उसको हमने नाम दिया बायोफिजिक्स का।
इसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज में आती है बायोकेमिस्ट्री। देखिए बायोकेमिस्ट्री के अंदर दो चीजें हैं, पहले बायो, दूसरा केमिस्ट्री। बायो लाइफ है और केमिस्ट्री के अंदर है मैटर। तो बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे? स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड देयर रिएक्शंस इन लिविंग बॉडी, के एक लिविंग बॉडी जिन केमिकल सब्सटेंसेस से बनी हुई है या केमिकल कंपाउंड से बनी हुई है, उन केमिकल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर उन केमिकल कंपाउंड्स का या उन केमिकल सब्सटेंसेस का एक लिविंग बॉडी के अंदर रिएक्शंस कौन से होते हैं और कैसे होते हैं। इन सारी चीजों को पढ़ने के लिए बायो और केमिस्ट्री का आपस में मिलना लाजमी है। फॉर एग्जांपल देखें, लिविंग बॉडी बनी हुई है सेल से और एक सेल के अंदर एक सेल बना होता है 16 एलिमेंट्स से और उन 16 एलिमेंट्स को नाम देते हैं बायो एलिमेंट्स। अब इन 16 एलिमेंट्स में 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बनाते हैं 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म। वो 6 एलिमेंट कौन से हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। ये बनाते हैं 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म। और इसके अलावा 10 एलिमेंट ऐसे हैं जो बनाते हैं बाकी का 1%। उन 10 एलिमेंट्स में हमारे पास है पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक एंड आयोडीन। अब इन 6 एलिमेंट्स को याद करने के लिए एक ट्रिक है और वो ट्रिक कौन सा है कि हमें एक जुमला याद करना होगा। वो जुमला कौन सा है? उसका हाथ नहीं काम पे, उसका हाथ नहीं काम पे। अगर हम यहां पर देखें, उससे बनता है ऑक्सीजन, फिर का से बनता है कॉपर, हाथ से बनता है हाइड्रोजन, नहीं से बनता है नाइट्रोजन, काम से बनता है कैल्शियम और पे से बनता है फास्फोरस। तो ये 6 एलिमेंट्स याद करने की ट्रिक है। और इसके अलावा जो बाकी के 10 एलिमेंट्स हैं, इनको याद करने के लिए 2 जुमले हैं। उनमें ऊपर जो 5 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ये इनके लिए एक जुमला है और वो जुमला है कामरान से कलर नमा, कामरान से कलर नमा। देखें, जो सबसे पहले हमारे पास कामरान, इससे पोटेशियम आएगा, से सल्फर, कलर क्लोरीन, न सोडियम और मान मैग्नीशियम। एंड द लास्ट वन, आखिरी जो 5 एलिमेंट्स हमारे पास हैं, इनके लिए एक और जुमला बनता है और वो जुमला ये है, फजूल कामों में जरूर इजाज। फजूल कामों में जरूर इजाज। इजाज कहते हैं मुख्तसर करने को। देखें, पहला जो फजूल है आयरन, फिर कामों से बनेगा कॉपर, में से बनेगा मैग्नीज, जरूर से बनेगा जिंक और इजाज से बनेगा आयोडीन। तो ये 6 एलिमेंट बनाते हैं 99% और ये 10 एलिमेंट बनाते हैं 1% ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब जो 6 एलिमेंट सबसे ज्यादा प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, उन 6 एलिमेंट से बनते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स ये हमारी बॉडी बनाते भी हैं और इनका हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस भी हैं। तो अब इन 6 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना या इनसे रिलेटेड या किसी भी और मैटर से रिलेटेड लिविंग बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस को समझा जा सकता है बायोकेमिस्ट्री के जरिए। तो चूंकि लिविंग बॉडी बनी भी मैटर से है और लिविंग बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं, इसलिए बायो और केमिस्ट्री का एक दूसरे के साथ मिलना नागुज़ीर है, बहुत लाजमी है। इसलिए बायो और केमिस्ट्री को भी एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस बनाया गया है। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास है बायोजियोग्राफी। देखिए, इसके अंदर पहला लफ्ज है बायो, बायो फिर लाइफ और लाइफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और जियोग्राफी कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। जियो अर्थ को कहते हैं या साइल को कहते हैं और ग्राफी मेजरमेंट को या स्टडी को या डिस्क्रिप्शन को कहते हैं। तो जियोग्राफी एक ऐसा इल्म है कि इसमें जमीन के बारे में पढ़ा जाता है। अब जब जमीन के इल्म को और जानदारों के इल्म को आपस में मिलाएंगे तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि हमें इस बात का इल्म होगा कि जमीन के मुख्तलिफ इलाकों पर
या अर्थ के मुख्तलिफ एरियाज पर जो मुख्तलिफ किस्म के जानदार रहते हैं, मिसाल के तौर पर कुछ जानदार रहते हैं बहुत ज्यादा गर्म इलाकों में, कुछ जानदार रहते हैं बहुत ज्यादा ठंडे इलाकों में। तो अब जो जानदार गर्म इलाकों में रहते हैं उस इलाके के बारे में समझना और उस इलाके की मुनासबत से उस जानदार की बॉडी के बारे में समझने के लिए बायो और जियोग्राफी इन दोनों को समझना लाजमी है। यहाँ कोई जानदार रह रहा है किसी बहुत ही ठंडे एरिया में, अब उस ठंडे एरिया के बारे में समझना और उस ठंडे एरिया की मुनासबत से उसमें रहने वाले किसी भी जानदार की बॉडी के बारे में या उसकी लाइफ के बारे में समझने के लिए बायो और जियोग्राफी का एक दूसरे के साथ मिलना लाजमी है। अब इसके अंदर एग्जांपल ये है कि जो पोलर बियर होते हैं ये रहते हैं एरेक्टिक रीजन के अंदर, एरेक्टिक भी पढ़ते हैं और आर्कटिक भी पढ़ते हैं। पोलर बियर रहते हैं आर्कटिक रीजन में या एरेक्टिक रीजन में। अब ये एरेक्टिक रीजन जो है ये जमीन के नॉर्थर्न मोस्ट पोल है, जमीन का शिमाली पोल है ये। अब यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -68 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पर टेम्परेचर चला जाता है। तो अब देखिए इतने ठंडे इलाके में पोलर बियर का रहना, तो इसका मतलब ये है कि इस पोलर बियर की बॉडी के अंदर कुछ खुसूसियात ऐसी हैं कि जो इसको इस ठंडे इलाके में रहने पर मजबूर करती हैं या जो इस पोलर बियर को इस ठंडे इलाके में रहने के काबिल बनाती हैं। अब इस इलाके के बारे में भी पढ़ना और पोलर बियर की एडाप्टेशंस के बारे में भी पढ़ना और फिर इस इलाके को और पोलर बियर की एडाप्टेशंस को एक दूसरे के साथ मिलाने के लिए बायो जियोग्राफी का आपस में मिलना लाजमी है। तो बायो जियोग्राफी में ये पढ़ते हैं कि जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर मुख्तलिफ जानदारों की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। और इसके बाद चौथे नंबर पे हमारे पास आता है बायो इकोनॉमिक्स। तो बायो लाइफ को कहते हैं और इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू वेल्थ, इसका ताल्लुक दौलत के साथ है कि किस तरह दौलत पैदा की जाती है, किस तरह दौलत ट्रांसफर की जाती है और किस तरह दौलत को खर्च किया जा सकता है। मतलब प्रोडक्शन, कंजम्पशन और ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, इसका ताल्लुक है इकोनॉमिक्स के साथ। तो बायो इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ें इस बुनियाद पर कि उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अहमियत है। मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम पाल रहे हैं तो उसमें यह देखना कि किसी जानवर को पाल रहे हैं उसके पालने पर खर्चा कितना आता है और पालने के बाद जब उससे हम फायदा लेना शुरू करें तो उससे हमें फायदा क्या मिलता है। या यूं देखें यहाँ पर एग्जांपल में भी लिखा हुआ है कि कैलकुलेशन और कंपैरिजन ऑफ कास्ट एंड प्रॉफिट। कास्ट किसे कहते हैं? खर्चा। प्रॉफिट का मतलब है फायदा। देखिए जब हम कोई बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कोई काम शुरू कर रहे हैं, तो उस काम के अंदर ये देखना कि इस काम को शुरू करने पे कास्ट कितना आएगा और जब काम मुकम्मल हो जाएगा तो फिर उससे प्रॉफिट क्या मिलेगा। तो यहाँ पर कास्ट और प्रॉफिट मतलब दोनों का ताल्लुक वेल्थ के साथ है। जब वेल्थ को कंपेयर करेंगे एक बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट को बुनियाद बनाकर तो इसको नाम देंगे बायो इकोनॉमिक्स का। और इसके बाद लास्ट वन हमारे पास है बायो स्टेटिस्टिक्स या बायोमेट्री। अब स्टेटिस्टिक्स जो है, स्टेटिस्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स या ब्रांच ऑफ साइंस या ब्रांच ऑफ स्टडी which is related to designing or analysis of data, कि जो किसी डेटा की डिजाइनिंग के लिए या किसी डेटा की एनालिसिस के लिए या किसी डेटा की फॉर्मेशन के लिए जो इल्म इस्तेमाल होता है उसको नाम देते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसी का दूसरा नाम है बायोमेट्री। तो मेट्री को समझें कि मेट्री इज ए टाइप ऑफ मेजरमेंट। देखिए ऐसा डेटा या ऐसी मेजरमेंट जिसका ताल्लुक बायोलॉजी के साथ हो तो उसको हम पढ़ेंगे बायोस्टैटिस्टिक्स में या बायोमेट्री में। फॉर एग्जांपल अगर हम ये पढ़ रहे हैं कि मॉस्किटो से मलेरिया की बीमारी पैदा होती है, मॉस्किटो से मलेरिया की बीमारी पैदा होती है। अब मॉस्किटो से मलेरिया की बीमारी पैदा होने की परसेंटेज क्या है या रेशियो क्या है। अब मॉस्किटो और मलेरिया की बीमारी जिसमें पैदा होती है उन दोनों का ताल्लुक है बायो से, और बीमारी पैदा होने की जो परसेंटेज है या बीमारी पैदा होने की जो रेशियो है
उस रेशियो का ताल्लुक है स्टैटिस्टिक्स के साथ या मैट्रिक के साथ। तो बायोलॉजिकल किसी भी प्रोसेस को पढ़ने के लिए जब मैथमेटिकल फार्मूलाज या स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं तो उसको नाम देते हैं बायोस्टैटिक्स का या बायोमेट्री का। देखिए इसकी एग्जांपल यहाँ पर दी है, डिजाइनिंग और एनालिसिस ऑफ डेटा, कि कोई किसी फील्ड में रिसर्च कर रहा है और उस रिसर्च के बदले में उसे कोई ऐसा रिजल्ट मिला है कि उस रिजल्ट को अरेंज करके डेटा बनाने के लिए उसे जरूरत पड़ती है मैथमेटिक्स की। फॉर एग्जांपल किसी चीज की रेशियो निकालनी है या परसेंटेज निकालना है या किसी चीज की तादाद लिखना है या किसी चीज का टेम्परेचर देखना है या और कुछ भी करना है तो उसका ताल्लुक होता है मैथमेटिक्स के साथ। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स के किसी जगह पर जब हम कोई रेशियो निकालते हैं या किसी प्रोजेक्ट के अंदर किसी परसेंटेज वगैरह की जरूरत होती है तो अब उस प्रोजेक्ट का ताल्लुक होगा बायोलॉजी के साथ, लेकिन उसकी जो रेशियो निकालेंगे या उसकी परसेंटेज निकालकर उसका डेटा बनाएंगे उस डेटा का ताल्लुक होगा बायोस्टैटिक्स के साथ या बायोमेट्री के साथ। तो इसका मतलब यह है कि बायोलॉजी स्टैटिस्टिक्स और बायोमेट्री के साथ भी मिली हुई है। तो आज का हमारा आज का लेक्चर अपने अख्तिताम को पहुंचता है और इसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर कैरियर्स इन बायोलॉजी तक के लिए अल्लाह हाफिज।